हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है कहने का मतलब क्वेश्चन का यही है। तो जैसा कि हमारे ऑप्शन में देख रहे होंगे, ए में दिया गया अवक्षेपण, और बी में भोजन का पचना, और सी में है श्वसन, और डी में है दहन। तो निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो आपको बताना है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे डिस्प्ले के ऊपर देख रहे होंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री के बताएंगे आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, बहुत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसका कोई लेवल नहीं होता केमिस्ट्री का, आप लोग जान चुके होंगे। तो चलिए अपने 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होती है। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है। आपको बताना है। अगर नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर यह दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, आपको बताना है। ए में है विस्थापन अभिक्रिया, और बी में है उदासीनीकरण, और सी में है संयोजन, और डी में है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलिए इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे डिस्प्ले के ऊपर देख रहे होंगे, जो नमक का घोल होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल जब डालते हैं तो हमें दही जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर ये रहा आपके डिस्प्ले पे। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जैसा कि हमारे डिस्प्ले के ऊपर देख रहे होंगे, ऑप्शन में दिया गया है अपचयन अभिक्रिया, और बी में है अवक्षेपण अभिक्रिया, और सी में है उपचयन अभिक्रिया, और डी में है संयोजन अभिक्रिया। तो जो संक्षारण है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो डिस्प्ले पर देख रहे होंगे उपचयन अभिक्रिया है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दें कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया, आपको बता दिए सी नंबर उपचयन अभिक्रिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर ये रहा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। तो आपको बताना है। ए में दिया गया है अपचयन अभिक्रिया, और बी में है उपचयन अभिक्रिया, और सी में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और डी में है विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात अगर बढ़ता है तो वह क्या कहलाता है, हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या कि आपके लिए नॉलेजफुल रहने वाला है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और A to Z कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चलिए 5 नंबर की तरफ ले चलते हैं। अच्छा, आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। आपको बताना है। ए में दिया गया है संयोजन एवं विघटन, और बी में है अवक्षेपण और विस्थापन, और सी में है उदासीनीकरण और विस्थापन, और डी में दिया गया है ऑक्सीकरण और अवकरण। तो जो आपको जैसा कि अभिक्रिया कोई कराता है हमेशा साथ साथ कौन सी अभिक्रिया होता है, तो ये हमारा डिस्प्ले के ऊपर देखेंगे। उदासीनीकरण और विस्थापन जब अभिक्रिया होता है तो हमेशा साथ साथ ही दोनों होता है अभिक्रिया के टाइम। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर ये रहा आपके डिस्प्ले पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ठीक है। तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको बताना है। ए में दिया गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, और बी में है विघटन अभिक्रिया, और सी में है संयोजन अभिक्रिया, और डी में है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब अभिक्रिया होता है
तो हमारा सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो जैसा कि डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए, सोचने और समझने की बात है। तो अगर वीडियो नॉलेजफुल लग रहा होगा, यानी अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर ये रहा आपके डिस्प्ले पे। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बहुत ही ईजी है। ए में दिया गया है प्रतिफल, और बी में है अवकारक, और सी में है अभिकारक, और डी में है ऑक्सीकारक। तो आपको बता दें कि अगर H2 प्लस O2 अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करने के बाद अगर जल बनता है हमारा, ठीक है, तो अभिक्रिया के पहले यानी अभिक्रिया के समय 2 कंपाउंड एक साथ रिएक्शन करते हैं, यानी एलिमेंट रिएक्शन करते हैं, तो उस एलिमेंट को अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा क्या कहलाता है? तो अभिकारक कहलाता है। और रिएक्शन करने के बाद जो प्राप्त होता है हमारे, यानी जल प्राप्त हुआ, उसको क्या कहते हैं? तो हम प्रतिफल कहते हैं। यानी कोई कहता है कि काम करने के बाद जो हमें फल प्राप्त होता है, वैसे ही अभिक्रिया करने के बाद हमारा जो फल प्राप्त होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। और अभिकारक जो अणु भाग लेता है, यानी एटम भाग लेता है अभिक्रिया से पहले, उसको अभिकारक बोलते हैं। तो चलिए अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बहुत ही इजी है। ए में दिया गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और बी में है संयोजन अभिक्रिया, और सी में है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, यानी दोनों इसमें इंक्लूड है, और डी में है द्वि अपघटन अभिक्रिया। तो आपको बताना है जो सांस हम लोग लेते हैं या छोड़ते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो जैसा कि डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत हमारा श्वसन आता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से नीचे जितने भी होता है वो क्या होता है? अम्ल होता है, और 7 से अगर ऊपर होता है वो क्षार होता है। तो आपको बताना है अगर दोनों से मिलकर बना लवण को क्या कहते हैं, तो कितना मान होता है आपको बता दें। ए में दिया गया 7 से अधिक, और बी में है 7 से कम, और सी में है 10 और 14 के बीच में, और डी में है 14 से कम। तो इसका राइट आंसर जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, 7 से कम, यानी वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। अम्ल और क्षार से बने पदार्थ यानी लवण जो बनता है, उसका पीएच मान हमेशा अम्ल में ही इंक्लूड होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपको बताना है 10 नंबर, क्षारक को अगर जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? अगर आप लोग क्षार यानी 7 से ऊपर पीएच मान को अगर किसी जल में इंक्लूड करते हैं, यानी घोलते हैं, यानी मिक्सिंग करते हैं, तो उससे क्या मुक्त होता है, यानी क्या बाहर निकलता है आपको बताना है। ए में है OH यानी आयन, और बी में है H+ यानी आयन, और सी में है दोनों आयन, और डी में है इनमें से कोई आयन नहीं निकलता है। तो इसका राइट आंसर जैसा कि देख होंगे, अगर क्षार को हम यानी पीएच मान जिसका 7 से अधिक हो अगर जल के साथ मिक्सिंग करते हैं, तो हमारा बाहर यानी मुक्त क्या होता है? तो OH यानी अल्कोहल, ये अल्कोहल आयन यानी धनायन ऋणायन माने निकलता है, यानी मुक्त होता है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर ये रहा, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो बहुत ही इजी है। तो हम चाहेंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दे। अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ लीजिएगा। जो भाई हमारा तेज तराक है, जो आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा वो अच्छा दीजिएगा, हमें पूरा उम्मीद है कि जो लोग नहीं जानते वहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? तो बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो ए में दिया गया है हाइड्रोजन, और बी में है ऑक्सीजन,
और सी में है नाइट्रोजन और डी में है अमोनिया। तो कौन से तत्व है यानी धातु है? तो जैसा कि देख रहे होंगे हाइड्रोजन नामक एक धातु है, वो किसी परमाणु, उसके अंदर एक परमाणु यानी अवश्य मौजूद रहता है। वो अभिक्रिया किसी भी गैस यानी गैस से अभिक्रिया यानी तत्व से अभिक्रिया कर यह गैस के रूप में उत्पन्न होकर देता है। ठीक है, आपको इतना ही समझना है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उतना आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं रहता है। बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए और आंसर आना चाहिए, इतना ही बस। 13 नंबर ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अच्छा, 10th के जो रसायन है यानी 10th में जो रसायन आप लोग रसायन शास्त्र पढ़े होंगे, उसमें तो आप लिटमस पत्र के बारे में तो बहुत अच्छी से यानी बारीकी तरह से जान चुके होंगे। तो आपको बताना है वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है वह क्या कहलाता है। आपको बताना है ए में दिया गया है अम्ल, और बी में है लवण, और सी में है भस्म, और डी में है क्षारक। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, आपको बताए हुए थे थोड़ी देर पहले, अगर 7 से कम जितने भी पीएच मान वाले तत्व होते हैं यानी कोई भी सामान हो, वो हमेशा खट्टा रहता है यानी वो अम्लीय होता है। तो इसका आंसर तो बहुत ही ईजी था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन कौन बना सकता है? अगर बनाना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए चलिए बता देते हैं आपको। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जैसा कि ए में दिया गया है क्षारक, और बी में है क्षार, और सी में है संक्षारण, और डी में है क्षरण। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्षार कहते हैं। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 15 नंबर की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर जैसा कि आप बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा दिए तो। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्लीय है? ए में दिया गया है pH 7, और बी में है pH 14, और सी में है pH 0, और डी में है pH 3। तो अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग का यूज कर दिए तो इसका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर देख होंगे pH 0। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके डिस्प्ले पे 16 नंबर। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, ठीक है, जो निकलता है उसमें से क्या निकलता है? तो आपको बताना है ए में दिया गया है लाल, और बी में है लाइकेन, और सी में पत्ता गोभी हल्दी, और डी में है पेटूनिया फूल। ये पहली बार नाम सुन रहे हैं, बट आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, जो निकलता है उसमें से क्या निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन एक प्रकार का पौधा होता है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर नॉलेजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। और एक बात आपको बता दें कि अगर वीडियो के अंदर में म्यूजिक हम डालते हैं, ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम डालते रहेंगे हर वीडियो में। अगर जो लोग नहीं पसंद करना चाहते कि वीडियो नहीं डालना चाहिए, कितना परसेंट वीडियो डालना चाहते हैं, कितना परसेंट वीडियो नहीं डालना चाहते हैं स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि इसलिए हम डालते हैं कि हम भी जानते हैं ना कि अगर 10 से 15 मिनट के वीडियो अगर कंटिन्यू जनरल नॉलेज के आप लोग देखते हैं तो आपका मन जो होता है वो हमेशा बोरिंग टाइप फील करने लगता है। इसलिए म्यूजिक डाल देते हैं कि आपका दिमाग हमेशा एक्टिवेट मूड में रहे। ठीक है, तो चलिए अपने 17 नंबर की तरफ चलते हैं। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना परसेंट लोग सपोर्ट करते हैं म्यूजिक डाले या नहीं डाले। तो ठीक है, 17 नंबर ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपको बताना है शुष्क जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें क्लोरीन, ठीक है, गैस की क्रिया अगर करा दिया जाए तो वो कौन से पदार्थ का निर्माण कर देता है? ए में है कैल्शियम क्लोराइड, और बी में है विरंजक चूर्ण, और सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी में है जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी नंबर विरंजक चूर्ण का निर्माण कर देता है। शुष्क भुजा हुआ चूना और क्लोरीन को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो प्रतिफल के रूप में क्या आ जाएगा, व्यंजक चूर्ण बन जाएगा हमारा। तो ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये रहा आपके डिस्प्ले पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिटमस पत्र से रिलेटेड है, तो इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचकांक यानी सूचक है, आपको बताना है। ए में दिया गया है संश्लेषित, और बी में है प्राकृतिक, और सी में है प्राकृतिक एवं संश्लेषित, और डी में है अन्य। तो चलिए आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। हल्दी और लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक है, तो वो प्राकृतिक सूचक है। तो अपने 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। यानी हमारे अगर पेट के अंदर खाना जो भी पदार्थ खाते हैं हम लोग, अगर अपच हो जाए या वो पचे नहीं, तो उसके लिए बाहर से कौन सी एंटीडोट माने दवा लेते हैं, आपको बताना है। ए में है एंटासिड, और बी में है एंटीबायोटिक, और सी में है एनाल्जेसिक, और डी में एंटीसेप्टिक। तो चलिए इसका राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे, बाहर से हम लोग किस औषधि का प्रयोग करते हैं, तो एंटासिड का करते हैं। ठीक है, वो क्या प्रकार, वो अंदर जाने के बाद हमारा जो भोजन नहीं पच रहा है उसको पचाने का काम बहुत ही तेज़ी से करता है। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। लास्ट एवं अंतिम नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। जैसा कि हमारे डिस्प्ले के ऊपर देख होंगे, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आपके लिए होमवर्क टाइप का हो गया। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिए होंगे अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो इसे अच्छी तरह से याद यानी बता सकते हैं कमेंट करके बॉक्स में। ठीक है, तो अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।